students, today's our topic is management is a science, art or profession. We will define one by one. So, management is a science. Science से अगर आप क्या समझते हैं, जैसे साइंस में हम आपने जाहिर सी बात है, एग्जाम में चीज़ें आती है जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलप करने के लिए हों, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। तो इससे पहले हमें ये सोचना होगा कि साइंस है क्या। देन वी विल डिफाइन कि मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं है। सो साइंस के लिए हमें क्या चाहिए? सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इट मीन्स विच हैव थ्योरेटिकल नॉलेज, विच हैज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स या रेगुलेशंस, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो डेवलप किए जाते हैं, थ्रू आउट ईयर्स लग जाते हैं उनको किसमें डेवलप करने में। जैसे मान लीजिए लॉ ऑफ ग्रेविटी है, किसने डेवलप किया, कैसे डेवलप किया, वो यूनिवर्सल रहेगा। यानी कि कुछ ऐसे नियम, ऐसे तथ्य जो सभी जगह एक जैसे हों, जो लगातार ऑब्जर्वेशन, जिनको हम लगातार एक डीपली स्टडी करते हैं ओवर द ईयर्स, और तब जाकर वो नियम बनते हैं जो एक जैसे रहते हैं। सो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जैसे साइंस में आपको पता है, साइंस में सारी चीज़ें नियम पे ही आधारित है। तो इसके लिए विच हैव थ्योरेटिकल नॉलेज, which have rules and regulation, that means systematized body of knowledge. तो साइंस में systematized body of knowledge होती है। सेम अगर हम इसको मैनेजमेंट को करें, क्या मैनेजमेंट में systematized body of knowledge है? अगर हम इसको इसके ऊपर करें तो मैनेजमेंट में भी कुछ थ्योरीज हैं। आपने जैसे पढ़ा होगा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं या 14 प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो सभी कैसे डेवलप हुए हैं? लगातार लंबी स्टडी, हेनरी फ्योर है, एफ.डब्ल्यू. टेलर है, की डेविस हैं, तो इन्होंने एक लंबे अंतराल तक उसको स्टडी किया और तब जाकर वो एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो साइंस के लिए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है और मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। दैट मीन्स हमारी ये चीज़ एरिया कवर करता है कि हाँ ये एक ऐसी साइंस है, लेकिन अभी पूरी तरह से है या नहीं वो हम डिपेंड करेंगे हमारे अगले। सेकेंड, साइंस की जो हमारी फीचर होती है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। रूल्स ऐसे सिर्फ स्टडी करने से या इससे रूल्स नहीं बनते हैं। रूल्स, साइंस के जो रूल्स होते हैं वो साइंस के रूल एक्सपेरिमेंट में बनते हैं। मैं एक्सपेरिमेंट करूँ कि ये चीज़ ऊपर लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि ऊपर से नीचे चीज़ गिरती है, मैं उसको कैसे भी करके सकूँ, चाहे वो इंडिया में करूँ चाहे ब्रॉड में करूँ, सेम रिजल्ट्स हैं। यानी कि थ्रू आउट एक्सपेरिमेंट हर चीज़ H2O है, मैं उसको, मुझे पता है हाइड्रोजन को 2 और ऑक्सीजन को मिलाने से हमारा पानी बनेगा H2O, वो मैं कहीं भी करूँगी एक्सपेरिमेंट, दैट्स द सेम थिंग। सो ये प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी कि साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं, इसीलिए एक साइंस कहलाता है। लेकिन हम अगर टेस्ट करें क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल साइंस पर बेस्ड होते हैं, बट रूल्स तो होते हैं लेकिन इनका कोई एक यूनिवर्सल यानी कि एक जैसा आए, एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित नहीं होते। ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस पे आधारित होते हैं, एक्सपेक्टेशंस पे आधारित नहीं। हम मान लीजिए स्केलर चेन का प्रिंसिपल है कि हमें एक आदेश ऊपर से नीचे जाना चाहिए, नीचे से ऊपर जाना चाहिए, स्केलर चेन को फॉलो करता है, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। हम इसको, ये ऑब्जर्वेशंस पे आधारित होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स पे आधारित नहीं होते मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। तो हम ये साइंस के इस फीचर को फुलफिल नहीं करना। अगेन साइंस की नेक्स्ट फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जो भी आपने प्रिंसिपल्स, जो थ्योरेटिकल नॉलेज बनाई, जो भी आपने प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड किए, क्या उनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है? यूनिवर्सल वैलिडिटी इट मीन्स पूरे संसार में जो भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जो भी नियम हैं, वो एक जैसा ही रिजल्ट लाएंगे, चाहे इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो, वो एक जैसा रिजल्ट आएगा। इसको बोलते हैं, अगर मैं हाइड्रोजन को, चाहे वो अब्रॉड में पानी बनाना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाऊंगी, चाहे वो मैं किसी भी विदेशी कंट्री में मिलाऊँ, चाहे वो इंडिया में मिलाऊँ, श्रीलंका में मिलाऊँ, चाहे वो मैं अमेरिका में मिलाऊँ, दैट्स द सेम थिंग, पानी ही बनेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन चाहे वो मैं यहाँ करूँ, चाहे वो अब्रॉड में करूँ, कहीं भी विदेश में करूँ, सेम रिजल्ट आएगा। तो ये साइंस के एक फीचर है, बट क्या मैनेजमेंट इस साइंस के फीचर पे खरा उतरता है? नहीं। इसकी एक, क्योंकि देखिए हमारा जो इंडिया है वो अभी डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं हुआ है। यहाँ का HR, ह्यूमन रिसोर्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन विदेशों में तो जो इनके रिजल्ट्स हैं वो वेरीड करते हैं, यानी कि चेंज होते हैं, आउटकम्स चेंज होते हैं। वो सभी जगह इसके जो प्रिंसिपल्स हैं एक जैसे लागू नहीं होते और ना ही एक जैसा हमारा उत्पादन करते हैं। लाइक
कभी भी हम कोई भी नियम बना लें और हम इस पर अप्लाई करें, मान लीजिए हमने अब्रॉड में अप्लाई किया, आपको वहाँ पर हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर पैकेजिंग है, ये हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। इवन केसेस स्विफ्ट हो जाते हैं 1 मिनट में अगर आपने उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया। लेकिन इंडिया कई चीज़ें हम नज़रअंदाज करते चलते जाते हैं। तो हर तरह की अब अब्रॉड में अगर आप कहें रूल्स हैं, लेकिन वहाँ पर अगर मेडिसिन है, लाइक मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन का एडवर्टाइज नहीं कर सकता, ये रूल है वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज। लेकिन हमारे यहाँ पर विदेशों में नहीं होती, किसी भी की पब्लिकली ऐड नहीं होती। लेकिन आपने इंडिया में देखा होगा धड़ल्ले से मेडिसिन की ऐड करते हैं, मूव लगा लो, सैलिडोन ले लो, एनएस अब कम हो गया है, लेकिन फिर भी ये रूल्स तो हमारे यहाँ भी है। लेकिन यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी कहीं स्ट्राइक हुई है, तो उस केसेस में हम इस चीज़ को नियम को लागू करें नहीं करें, बार्गेनिंग पावर को लागू करें ये नहीं करें। मैनेजमेंट में ये स्थितियों के अनुसार, सर्कमस्टांसेस के अनुसार इसके रिजल्ट वेरी करते हैं। कहीं पर एक चीज़ फुलफिल हो जाती है क्योंकि ये किससे रिलेट करता है, ये ह्यूमन नेचर से रिलेट करता है। और ह्यूमन नेचर अलग अलग हो सकता है, वहाँ की परिस्थितियाँ निर्भर करती हैं। अगर एक आप बहुत ज़्यादा विकसित देश में हैं तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ और ह्यूमन नेचर अलग होगा। लेकिन अगर आप अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वहाँ ह्यूमन नेचर अलग होगा। यहाँ का व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान से भी मोटिवेट हो जाएगा, लेकिन वहाँ का व्यक्ति, वहाँ का कर्मचारी रोटी कपड़ा मकान जिसकी ज़रूरत है पूरी हो मोटिवेट नहीं होगा। सो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी के अकॉर्डिंग साइंस की ये फीचर मैनेजमेंट में फुलफिल नहीं होती है। सो अगर हम इस बेसिस पे कहें कि मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं है, यानी कि इसकी सिर्फ एक फीचर को फुलफिल करता है कि मैनेजमेंट साइंस है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, अदरवाइज बाकी दो फीचर्स इसको फॉलो नहीं कर सकता, तो हम ये कह सकते हैं, कंक्लूजन ये निकलता है कि इट्स एन अप्लाइड साइंस, नॉट इन, यानी कि इन एग्जैक्ट साइंस है, फुलफिल साइंस ये अभी मैनेजमेंट डेवलप नहीं है, और कि इसको हम मैनेजमेंट एज अ साइंस नहीं कह सकते। ये एक अप्लाइड साइंस है क्योंकि इसकी सभी फीचर्स इसको फुलफिल नहीं करते। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट वो ड्राइंग वाली आर्ट नहीं है। आर्ट क्या होता है, आर्ट एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, यानी कि जो चीज़ मैं ग्रैस्प करती हूँ कि मुझे क्या चीज़ आती है, मैं किस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ, ये चीज़ मेरी पर्सनलाइज किसी भी थ्योरेटिकल नॉलेज का होना और उस नॉलेज को मैं कैसे अडेप्ट करती हूँ, उसी को क्या कहते हैं, हम आर्ट कहते हैं। इसकी भी कुछ फीचर्स हैं, हम जब इसकी फीचर्स पढ़ेंगे और तभी मैनेजमेंट को हम प्रीवियस की तरह टेस्ट करेंगे कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं। तो आर्ट के क्या फीचर है, एग्जिस्टेंस थ्योरेटिकल ऑफ नॉलेज, सेम इसकी तरह है कि हाँ थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या है, उसका एक लिखित ज्ञान, किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट का एक लिखित ज्ञान होना, बुक्स होना, बुक्स में सारा कंटेंट होना, ऑब्जर्वेशंस करना, स्टडी करना और उस कंटेंट को सुरक्षित रखना। तो ये एग्जिस्टेंस थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट के लिए होना जरूरी है और मैनेजमेंट का ऑलरेडी हम प्रीवियसली कर चुके, ये होता है। दैट मीन्स मैनेजमेंट एक आर्ट है। सेकेंड इसकी फीचर होती है आर्ट की पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ये थ्योरेटिकल नॉलेज का, सपोज करो मैं यही हूँ, मैंने बिजनेस स्टडीज़ को थ्योरेटिकल पढ़ लिया, पहले मैंने 11th के आफ्टर 11th एंड जस्ट पीजी तक मैंने बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ा, वो मेरी आर्ट थ्योरेटिकल नॉलेज में होगी। लेकिन अब मैं इसका क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, आपको लेक्चर दे रही हूँ, आपको ज्ञान दे रही हूँ, यानी कि मैं इस नॉलेज का कैसे यूज़ कर रही हूँ, ये आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हम सपोज करें एक इंजीनियर है, स्टडी करता है, जब तक वो स्टडी करता है दैट मीन्स उसको फॉलो करें एग्जिस्टेंस थ्योरी ऑफ नॉलेज को। लेकिन जिस दिन वो एक इंजीनियर बनता है और खुद मशीन्स को बनाता है, तो वो क्या होती है, उसकी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, यानी कि जो नॉलेज, जो थ्योरेटिकल नॉलेज कोई भी इंसान ग्रेस्प करता है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। और ये हमेशा वेरीड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। क्लास में हम सभी बच्चों को एक जैसा कंटेंट पढ़ाते हैं, लेकिन क्लास में 100% वाले बच्चे भी हैं, 95 वाले भी होते हैं, 80 वाले भी होते हैं, एवरेज 60-70 मीडियोकर और थोड़े से स्लो भी बच्चे होते हैं। तो वो उनकी, हम तो एक जैसा कंटेंट डिलीवर करते हैं, लेकिन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन के वो उस चीज़ को कितना ग्रेस्प करते हैं। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और उसको आगे जाके किस तरह से यूज़ करेंगे उस थ्योरेटिकल नॉलेज को, तो ये एक आर्ट का पार्ट है। और मैनेजमेंट भी अब हम इस टेस्ट करते हैं क्या ये मैनेजमेंट एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है,
हाँ है। अगर आज मैं इसको करी या एक जो भी मैनेजर बनता है वो मैनेजर परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेता है। जो निर्णय इफेक्टिव होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो जाता है मैनेजर, और जो भी है अपनी जो भी डिसीजंस मेकिंग की जो पावर है वो उसको किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए, अपने काम को टास्क करने, अपने गोल को अचीव करने के लिए यूज़ करता है। दैट मीन्स पर्सनलाइज एप्लीकेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को अगर हम टेस्ट करें एक आर्ट में, तो एक मैनेजमेंट एज एन आर्ट आपकी कहलाती है। अब हम थर्ड टॉपिक करके बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अगर हम ड्राइंग की भी बात करें या कोई भी चीज़ की बात करें, तो जितना हम उसको प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, हमारी कोई भी कला उतना ही निखरती रहती है। तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर ड्राइंग नहीं है, इसका मतलब हम जितने भी उन सर्कमस्टांसेस से डील करते हैं। देखिए पहला आता है नया यूथ आता है, इनएक्सपीरियंस्ड होता है, कई बार उससे गलतियाँ भी होती हैं, डिसीजन लेने में भी गलत हो जाता है। लेकिन जैसे 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 उसको एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव होता चला जाता है, वो उन परिस्थितियों के अनुसार डील करता चला जाता है, वो उन परिस्थितियों को टैकल करने में एक्सपर्ट हो जाता है। कभी भी आपने देखा छोटा सा बच्चा कई सारी चीज़ें को देखकर डर जाता है, आग से भी डरता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है वो इनके साथ यूज्ड टू हो जाता है। इसी तरह से जब भी हम इन चीज़ों के साथ यानी कि मैनेजमेंट की दोनों चीज़ें थ्योरेटिकल नॉलेज और पर्सनल एप्लीकेशन के साथ साथ उनको प्रैक्टिस में लाते रहते हैं, उनके साथ डील करते रहते हैं, तो डील करने से क्या है वो हमारी क्रिएटिविटी में प्रैक्टिस क्रिएटिविटी को भी क्रिएटिविटी के ऊपर कि हम कितने सृजनशील और एक तो प्रैक्टिस एक क्रिएटिविटी मेरे में डिसीजन लेने के कितने पास है, मैं उस चीज़ को कितने नई तरीके से सोच सकती हूँ। अब हम वीडियो बना रहे हैं, लेक्चर आप तक दे रहे हैं, कंटेंट डिलीवर करते हैं, क्रिएटिविटी ही तो है कि हम अब कोविड-19 के अकॉर्डिंग आपको नहीं कर सकते स्टडी, क्लासरूम में स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन ये भी तो क्रिएटिविटी का पार्ट है कि आप तक ये वीडियो जा रही है। सो मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितनी हम प्रैक्टिस डील करते चले जाते हैं, डील इन द सिचुएशंस, तो उतनी ही हमारी और क्रिएटिविटी नया कॉन्सेप्ट को लेकर आना, उसके साथ काम करना, तो वो भी मैनेजमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इसकी थर्ड इसको भी फुलफिल करता है। सो हम यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से कह सकते हैं कंक्लूजन इज दैट कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, फुल फ्लेज आर्ट है, मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकते हैं। सो नाउ द कमिंग टॉपिक इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? एक प्रोफेशन, प्रोफेशन है हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल, कुछ ना कुछ खास चीज टू सर्व द सोसाइटीज। यानी कि एक स्पेशल ऐसे जैसे डॉक्टर्स हुए, डॉक्टर्स बहुत सारे होते हैं। डॉक्टर्स में आपने देखा अलग अलग फील्ड, ऑर्थो है, हड्डियों का डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट है। क्यों है ऐसे? क्योंकि दे हैव स्पेशल नॉलेज इन द या एक्सपर्टाइज नॉलेज एंड स्किल, दक्षता है उसमें, यानी कि टू हैंडल द सेम सिचुएशंस। यानी कि आपको पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए, पर्टिकुलर स्किल होनी चाहिए जो डेवलप करती है क्या आपने स्किल एक प्रोफेशन, कि जब हम उस चीज़ के बारे में एक्सपर्ट हो, हम उस चीज़ के बारे में इतनी स्पेशल नॉलेज है, हमारी गुणवत्ता इतनी अच्छी है, हम उसको डील करते हैं। तो अब हम इसमें टेस्ट करें क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं? तो प्रोफेशन में बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं। ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी कि एक ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें हम कुछ स्पेशल नॉलेज के थ्रू पैसा कमाते हैं। तो अब हम टेस्ट करते हैं, इसके भी कुछ फीचर्स हैं कि क्या मैनेजमेंट एक स्पेशल प्रोफेशन है। तो इसमें प्रोफेशन के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट फीचर, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, दैट द सेम थिंग जो हमने पहले पढ़ा दूसरे कॉन्सेप्ट में कि इसके कुछ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, एज एन साइंस में भी हमने कहा, आर्ट में भी क्या कि इट हैव मैनेजमेंट की कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है जिसका कंटेंट होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, बेस्ड होते हैं ऑब्जर्वेशंस पे, तो इसकी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। वो प्रोफेशन में भी है, मैनेजमेंट में भी है, तो द फर्स्ट फीचर ये फुलफिल करता है इस चीज़ को। सेकेंड, एक इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि हर कोई व्यक्ति उस जगह नहीं जा सकता, उस फील्ड में नहीं जा सकता। कुछ चीज़ें, कुछ एरिया रेस्ट्रिक्टेड होते हैं अदर्स के लिए, तो यानी कि इसका कुछ प्रतिबंध है, वो निषेध होते हैं प्रोफेशन के लिए। यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, मेरे लिए वो रिस्ट्रिक्ट है एंट्री, क्योंकि मैंने उस चीज़ की पढ़ाई नहीं की, प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। इसी तरह से अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो लॉयर के लिए भी आपको एक स्पेसिफाइड नॉलेज चाहिए,
हर कोई लॉयर नहीं बनेगा। सो लोअर के यानी कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्रीज हैं हर जगह। अगर आपने कोई भी चूज़ किया है कोई भी चीज़, तो इन अदर के लिए वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर डॉक्टर्स ने मेडिकल के लिए अगर ऑप्ट किया है तो उसके लिए सारी और बाकियों के लिए, चाहे वो आर्ट्स है या कॉमर्स है या नॉन मेडिकल है, उनके लिए ये एंट्रीज यानी कि इसमें मेडिकल में रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, उनकी एंट्री वैध नहीं होती है। यानी कि कहीं ना कहीं ये आपके इस पर रोक लगा देते हैं कि हर कोई उस चीज़ को नहीं है। लॉयर है तो जिसने अगर लॉ की पढ़ाई की है सिर्फ वो उन्हीं के लिए ही है। अदर जो भी हैं जिन्होंने लॉ की पढ़ाई नहीं की है, लॉ से रिलेट नहीं करते, वो अलग इसके अंदर प्रोफेशन का पार्ट, उस प्रोफेशन का पार्ट नहीं बने। वो अपने प्रोफेशन का पार्ट बन सकते हैं, दे विल बी कैटेगराइज्ड, वो अलग अलग है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में नहीं आ सकते। प्रोफेशनल एसोसिएशन, और इस रेस्ट्रिक्टेड एंट्री को कौन करता है? प्रोफेशनल एसोसिएशंस, यानी कि इन प्रोफेशनल्स की ये प्रोफेशन बनने के लिए कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशंस को क्रिएट किया जाता है, जो सिर्फ उन्हीं के थ्रू लाइसेंस लेके और तभी उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है इन्हीं एसोसिएशंस के थ्रू। मान लीजिए डॉक्टर करता है तो उसको मेडिकल एसोसिएशन से आपका लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। ऐसे ही अगर आप लॉ की पढ़ाई करते हैं तो अगर लॉयर बनने के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लेना पड़ता है। ऐसे ही आप अगर मैनेजमेंट की पढ़े तो IIMA से आपको क्या सर्टिफाइड करना पड़ता है। तो यानी कि प्रोफेशन होने के लिए सम प्रोफेशनल एसोसिएशंस का होना, उनसे लाइसेंसिंग लेना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। हमारे भारत में भी कई सारी ऐसे ही है, जैसे लॉ के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। और प्रोफेशन क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन के लिए अगर हम इसको करें, देखिए हम अगर इस सेकेंड और थर्ड पॉइंट को रिलेट करें, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री अभी डेवलप्ड कंट्री में तो हो चुका है कि आपको भाई अगर मैनेजर बनना है तो आपको AIMA का बनना जरूरी है, लेकिन अभी तक इंडिया में देखिए साइंस स्ट्रीम के भी लोग मैनेजर्स बन जाते हैं। MBA किया आपने, BSc के बाद MBA किया और बन गया, या आपने BA के बाद MBA के बन गया, BCom के बाद MBA किया और बन गया। तो अभी तक ये फीचर इन इंडिया ऑनली, यानी कि इंडिया में डेवलप नहीं हुआ, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में ये डेवलप्ड है। तो यानी कि हमारे इंडिया में अगर हमें कहूँ तो ये फीचर को फुलफिल नहीं करता। सेम इस चीज़ को भी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि ये भी नहीं है कि आज हमारे यहाँ पे मैनेजर भी कि AIMA से सभी मैनेजर सर्टिफाइड नहीं है। तो इन इंडिया ये दो चीज़ें सर्टिफाइड नहीं है। बाकी प्रोफेशन मैनेजमेंट के लिए ओनली, अदर प्रोफेशंस के लिए मैनेजमेंट के लिए कि हर मैनेजर AIMA से सर्टिफाइड नहीं ले रहा है, IIM से पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ाई करें। यहाँ देखो BSc वाला, BA वाला, MBA, इवन डॉक्टर्स भी मैनेजर बनते हैं। तो यानी कि प्रोफेशनल एसोसिएशंस तो हैं बट रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। दूसरा होता है हमारा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट होता है कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम टू गाइड बिहेवियर, यानी कि कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे रेगुलेशंस जो आपके बिहेवियर को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। बिहेवियर को रेस्ट्रिक्ट यानी कि आप कैसे रेस्ट्रिक्ट होगा बिहेवियर कि भाई आपने किसी को थप्पड़ मारा नहीं कि अपने, ये चीज़ें नहीं। बात इसमें जैसे अगर हम डॉक्टर का ही एग्जाम्पल लें तो अगर आपने देखिए जब उनका एक सर्टिफाइड इशू, लाइसेंस सर्टिफाइड इशू होता है तो उनको पर्टिकुलर हिदायत दी जाती है, कोई भी ऐसा अनैतिक आचरण नहीं करेंगे जिससे उस प्रोफेशन को कोई भी नुकसान पहुँचे या वो उनके प्रोफेशन के खिलाफ। डॉक्टर है, आपका ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन तो किसी और चीज़ का है, किडनी निकाल कर बेच दी, दैट इज नॉट एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। या सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होने के कारण, सबसे पहले प्रोफेशन का एक पार्ट है, उनका मोटिव है वो सर्विस होना चाहिए। जैसा कि हमारा 4th 5th कॉन्सेप्ट आएगा सर्विस मोटिव। जब तक आपका सेवा भाव नहीं होगा उसमें, तब तक वो यानी कि उनका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते ये वाले, प्रोफेशन के लिए हम, लेकिन आज सिनेरियोज अलग है। अदरवाइज प्रोफेशन में कभी भी आप डॉक्टर्स को ले लिए, डॉक्टर का काम है उस मरीज की, पेशेंट की सेवा करना, चाहे उसको पैसे, मरीज के पास पैसे नहीं है, वो ये नहीं कह सकता मैं डॉक्टर में इलाज नहीं कराऊँ, लेकिन देखिए ये उनके लाइसेंस में लिखा है कि उसको मदद करनी है। बट ये आचरण कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भूल रहे हैं। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट यही कहता है कि हम ऐसा अनैतिक आचरण चलिए प्रॉफिट से ना मिले तो ऐसी कोई चीज़ में, अगर डॉक्टर है बिना वजह के टेस्ट लिखते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, या बिना वजह आपका ऑपरेशन का किसी और चीज़ का शेयर का कोई एक पार्ट निकाल दिया और बाजार में मार्केट में बेच दिया, या लॉयर है बिक गया या किसी और के साथ उसका काम न्याय दिलाना है लेकिन उससे अनैतिकपूर्ण व्यवहार किया और आपको
जानबूझ के सरवा दिया, तो ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को यानी हमारे बिहेवियर को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट में भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसका मोटो ही प्रॉफिट है, सर्विस नहीं होता है। लेकिन बिजनेस का आज के जो है सोशल सर्विसेज का मोटो हम करते चलते हैं कि कोई भी चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं तो इतना हो कि हम अननेसेसरी हमसे काला बाजारी ना हो या हमें अच्छी गुड क्वालिटी की गुड्स मिले। तो ये भी मैनेजमेंट में भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का होना जरूरी है, तो इसकी ये फीचर को फुलफिल करता है। एंड फिफ्थ वन इज सर्विस मोटिव, जैसे हमने कहा सेवा भाव। किसी भी प्रोफेशन का उद्देश्य सेवा करना होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं। लेकिन बिजनेस में हमने फर्स्ट में हमने 11th क्लास में फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था बिजनेस इज दैट, क्योंकि एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको कि प्रॉफिट के लिए जो है विच इज एस्टैब्लिश फॉर द प्रॉफिट सीकिंग, प्रॉफिट के लिए की उद्देश्य है। लेकिन अब जो सिनेरियोज हैं वो बदल गए कि हर प्रोफेशन, एक ये भी हमारा यहाँ पर सर्विस मोटिव को ये भी हमारे डिफाइन इन इंडिया नहीं है, लेकिन अब भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें ये एक छोड़ करके अदरवाइज जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें ये वाला भी फुलफिल करता है सर्विस मोटिव। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जो इतने फीचर्स हैं कि मैनेजमेंट इन इंडिया में अभी अपनी डेवलपिंग स्टेज में एक पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं बन पाया है, क्योंकि कुछ कंडीशंस को ये फुलफिल नहीं करता है। लेकिन इन डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सभी में ये एक प्रोफेशन है। तो हम ये कह सकते हैं अगर ये हमारे लेवल पे है कि अगर देखिए इसके दो कंसेप्ट होंगे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मैनेजमेंट अभी भी अपनी डेवलपिंग स्टेज में है, एक प्रोफेशन के रूप में डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम अब्रॉड की बात करें तो वहाँ पर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है, वहाँ डेवलप हो चुका है, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज प्रोफेशन है। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।